नमस्कार। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी 2 कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम एक प्रबुद्ध रचनाकार की एक कहानी और 2 कविताएं आपके समक्ष रखती हूं मैं। और मैं देख रही हूं हमारे साथ जुड़ गई हैं रेणुका आनंद जी, हमारे साथ हैं प्रवीण व्यास जी, संध्या दीक्षित जी, राधेश्याम यादव जी बेंगलोर से। बहुत सारे प्रबुद्ध जन जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम को मैं बहुत ही मन से आयोजित कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप सबकी उपस्थिति यूं ही लगातार अंत तक बनी रहे। और जी हाँ, मुझे प्रीति सिन्हा जी भी दिखाई दे रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलविंदर सिंह जी, परम आदरणीय विजय प्रशांत सर भी जुड़ गए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज जिस प्रबुद्ध रचनाकार की कहानी और कविताएं आपके समक्ष में रखने वाली हूं, वे भी उपस्थित हो चुकी हैं। जी हाँ, प्रीति सिन्हा, एक जाना माना नाम कहानी के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में। और मुझे नहीं लगता कोई मैगजीन, कोई पत्रिका, कोई अखबार ऐसा होगा जहां उनकी रचनाएं, कहानियां ना प्रकाशित हुई हों। और अब परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हो गई है, परम आदरणीय सरोजनी कौशिक दी की उपस्थिति हो गई है। अब विनीता शर्मा दी का इंतजार कर रही हूँ कि वे भी जुड़ जाएं तो बस आनंद ही आ जाए। इन सब के आने से, आप सब के आने से कार्यक्रम की भव्यता और मेरा भी बहुत मनोबल बढ़ जाता है जब आप सब यहाँ मंच पर आते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह प्रयास कर रही हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ कहानी और कविताएं हमारी प्रिय और बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार प्रीति सिन्हा जी की कहानियां। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और उस पार जो भी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ एनपी पाठक जी, संजीव गौतम जी, सुभाष राहत बरेलवी जी की उपस्थिति है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, मुझे अब विनीता शर्मा दी भी दिख गई हैं, तो अब मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत स्वागत है। शिवशंकर लोध जी जुड़ गए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। जब मुझे डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सरोजनी कौशिक दी और विनीता शर्मा दी की उपस्थिति दिख जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरे कार्यक्रम शुरू करने का समय हो गया है। तो बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर कविताएं और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी मैं लेकर आई हूँ। जी बिल्कुल। और चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा उनका परिचय दूंगी मैं। प्रीति सिन्हा जी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और बाल मनोविज्ञान एवं निर्देशन में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। शिक्षिका व उप प्राचार्य के पद पर 18 वर्षों का कार्य का उन्हें अनुभव है। बाल मनोविज्ञान निर्देशन में बाल समस्या निदान हेतु कई वर्षों का विशिष्ट कार्य अनुभव उनको प्राप्त हो चुका है। संकल्प हिंदी प्रचार अभियान की कार्यशाला में भाग लेकर हिंदी प्रसार अभियान को सफल बनाने का महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में मनोविज्ञान, धार्मिक, सामाजिक समस्याएं, उनके विषय पर उनके लेख, कविताएं, कहानियां, यात्रा संस्मरण, समीक्षाएं और फिल्म समीक्षा पर कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रमोद कुमार कुश जी का और श्रवण कठुरिया जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। कृपया बने रहिएगा। एक बहुत ही उम्दा कहानी और 2
कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगी। और प्रीति सिन्हा जी वर्तमान में गूगल प्ले बुक के लिए ई बुक पर कार्यरत हैं और अंश काल्पनिक बस्ती के मुख्य संपादक के रूप में भी अपना योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त एक आईटी कंपनी के निदेशक के रूप में अंशकालिक रूप से वो कार्यरत हैं। तो काफी लंबा चौड़ा इनका जो है वो परिचय है और बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में बात नहीं करूंगी। रूप शास्त्री जी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। महावीर लोकेंद्र जी आदरणीय, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कृपया कहीं मत जाइएगा, हम बहुत सुंदर आपके सामने रचनाएं लेकर आए हैं। तो बिना देर किए मैं उनकी पहली कविता पढ़ना चाहती हूँ, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है मैं चांदनी सी। तुम्हारे साथ पूरी हूँ, तुम्हारे साथ अधूरी हूँ, तुम्हारे साथ पूरी हूँ, तुम्हारे साथ अधूरी हूँ। तुम मेरे चांद तो मैं तुम्हारी चांदनी हूँ। अगर जो तुम रहते हो मेरे साथ पूर्ण, तो हो जाता है मेरा प्रेम भी संपूर्ण। हो जाते हो कुछ पल के लिए अदृश्य, तो मुझे भी नहीं भाता कोई दृश्य। हमारे मिलन से हो जाती है यह धरा सुसज्जित, तब होने लगती है निशा भी सुर तरंगित। हमारे मिलन से हो जाती है यह धरा सुसज्जित, तब होने लगती है निशा भी सुर तरंगित। रहो जहां में कहीं भी तुम, रहो जहां में कहीं भी तुम, पर दिखते हो मेरे हृदय में प्रतिदिन। जब जब ढूंढती हूँ मैं स्वयं को, पाती हूँ तुम्हारा ही प्रतिबिंब। हो जाती हूँ जब मैं अमावस्या, तब आते हो पूर्ण चंद बनकर। ढलने लगती हूँ तुम में प्रेम से परिपूर्ण पूर्णिमा सी। ताकती हूँ हरदम राह तुम्हारी, ताकती हूँ हरदम राह तुम्हारी, जैसे बिरहन की आग में जलती चकोरी। जैसे बिरहा की आग में जलती चकोरी, सहन नहीं होती एक पल की भी दूरी। श्वेत चांदनी बनने लगती है रात अंधेरी। तुम्हारे प्रेम की नदी में जब लगती हूँ मैं बहने, तुम्हारे प्रेम की नदी में जब लगती हूँ मैं बहने, उतर आते हो आसमान से तुम भी और झिलमिलाने लगते हो इस धारा में। तब फिर से चांदनी बन लगती हूँ मैं संवरने, तब फिर से चांदनी बन लगती हूँ मैं संवरने, मैं चांदनी सी। तो बड़ी ही सौंदर्य से परिपूर्ण एक रचना चांद की, चांदनी की, या कहें अपने दिल की बात उन्होंने इस तरह से रखी है कि लग रहा था मुझे भी पढ़ते हुए कि मैं अपनी बात कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ आदरणीय अशोक पटसारिया जी जुड़ गए हैं। सपना चंद्रा जी स्वागत करती हूँ। गीता चौबे गुंज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकनाथ रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर सृजन है। और हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मीलाल जी जुड़ी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। पूनम त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ जी। तो ये थी उनकी पहली कविता, जो बहुत ही सुंदर प्रेम को एक दृश्य की, चांदनी रात के एक दृश्य की, कि चांद कब आता है और फिर जब नहीं आता है, तो उसको प्रेम से किस तरह से उन्होंने उस बिंब को लिया है और प्रेम में गुना है, अद्भुत है। बहुत बहुत प्यारी ये थी कविता। चलिए, जितनी प्यारी और सौंदर्य प्रेम को समर्पित थी उनकी पहली कविता, उतनी ही संजीदा है उनकी यह कहानी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है इस कार्यक्रम का, जब मैं कहानी पढ़ती हूँ। कहानी सहयात्री जी, बिल्कुल उनकी अलग शैली है। और मैं बीच में नाम नहीं लूंगी, क्योंकि कहानी के बीच में मैं बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लूंगी। कहानी पूरी करने के बाद आपके नाम पढ़ूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और सुनिए। एक बहुत ही जो आपको, आपके विचारों को
झिझोड़ेगी और साथ ही आपको बिल्कुल लगेगा कि आप इस कहानी के पात्र कभी न कभी रहे हैं। जिंदगी में कभी न कभी आपने इस समस्या का सामना किया है। आप भी इस रास्ते पर, इस दोराहे पर आप कभी न कभी खड़े हुए थे, आपको ये लगेगा जरूर। सहयात्री। रात के 10 बज चुके थे। तुलिका अभिव्यक्ति को छोड़ने के लिए बाहर आई। उसने अभिव्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ नहीं, प्रयास जारी रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिव्यक्ति की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे। गीली आंखों से उसने तुलिका की ओर देखा और गाड़ी में बैठ गई। रात के 11 बजे अपने सारे बचे हुए कार्य को निपटाकर जब तुलिका सोने गई तो देखा अपूर्व विचार मग्न होकर कुछ सोच रहा था। तुलिका ने चादर ठीक करते हुए कहा, सोए नहीं अपूर्व, क्या बात है? अपूर्व उठ बैठा और शून्य में देखता हुआ बड़े ही क्षीण आवाज में बोला, आजकल के बच्चों की मनोवृत्ति को समझना बहुत ही कठिन है। हमारे माँ बाप तो इतना नहीं सोचते थे। एक बार हमारे लिए जो निर्धारित कर दिया तो कर दिया। हमने भी आगे पीछे देखे बिना उसी रास्ते पर चलना सीख लिया और कभी पलटकर अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं की। यदि जीवन अच्छा चला तो माँ बाप को श्रेय देते थे और यदि कुछ बुरा हुआ तो अपने भाग्य को कोसकर हम अपना जीवन जी लेते थे। आखिर बच्चों का पालन पोषण हम कितना सधा हुआ और संतुलित रखें कि कम से कम अपने माता पिता से कोई उन्हें गिला शिकवा न हो। तुलिका ने भी हां में हां सिर मिलाया और कहा, विवाह के बाद बच्चों का आगमन जैसे ही होता है, एक स्त्री पुरुष जब माता पिता बन जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया उन्हीं पर केंद्रित हो जाती है। भले ही हर माता पिता का तरीका अलग होता है, किंतु मूल में तो यही बातें होती हैं। वर्तमान जीवन की 2 विपरीत घटनाओं ने तुलिका और अपूर्व के जीवन को झकझोर दिया था। अपूर्व का प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहना, असमय ही माता पिता द्वारा उसका विवाह कर देना और अचानक वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां उसके जीवन की ऐसी हवाएं थीं जिसने पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह उसके जीवन को बिखेर दिया था। वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और आनन फानन में उसने एक निजी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करना स्वीकार कर लिया। उसे यही उचित लगा था। और प्रकृति का तो स्वभाव ही होता है ना कि जहां कांटे हो वहां फूल भी होता है। और तब उनके जीवन में दिव्यांका का आगमन हुआ तो जिंदगी में फिर से बसंत के फूलों सी महक आ गई। उनकी जिंदगी फिर से बसंत के फूलों की तरह महकने लगी। समय को खिसकते देर न लगी। दिव्यांका बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। दोनों ने एड़ी चोटी लगा दी उसके लालन पालन में। एक तरफ अपूर्व ने जहां अपने काम के घंटे बढ़ा दिए, वहीं दूसरी ओर तुलिका ने काम वाली बाई को हटाकर स्वयं ही घर का सारा कार्य संभाल लिया ताकि खर्च बढ़े नहीं और सारा पैसा दिव्यांका की पढ़ाई पर लगाया जा सके। उस दिन अपूर्व ने अपने ही जीवन के उस हरे भरे रास्ते पर खड़ा पाया। उस दिन अपूर्व ने अपने को जीवन के उस हरे भरे रास्ते पर खड़ा पाया जहां से वह अपने सपनों को जिंदा होते हुए देख रहा था। दिव्यांका का अच्छे नंबरों से मेडिकल में इम्तिहान में पास होना और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना एक सपने जैसा ही तो था। समय पर लगाकर उड़ चला। मेडिकल का अंतिम वर्ष था और दिव्यांका के लिए एक अच्छे संपन्न परिवार का रिश्ता आया था। पति पत्नी ने दिव्यांका से पूछे बिना ही हाँ कर दिया। जीवन मानो उनके लिए एक सौगात लेकर आया था। जीवन के सारे सुख संघर्ष वे भूल चुके थे।
उनकी पूरी जिंदगी मानो दिव्यांका में समाहित हो चुकी थी। इस बीच दिव्यांका की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि फाइनल परीक्षा के बाद ही मैं शादी करूंगी। उस वक्त तुलिका और अपूर्व की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिव्यांका की प्रतिक्रिया से उन्होंने दुगने उत्साह से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। समय ने उड़ते हुए पति पत्नी के पर काटकर उन्हें कठोर धरातल पर गिरा दिया। सगाई वाले दिन अपने ही क्लासमेट के साथ विवाह करना और कुछ समय बाद उससे अलग होकर घर लौटना और अपने रुदन से माता पिता के जीवन को मातम में बदल देना, यह सब इतना जल्दी हुआ मानो कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो जिसे 3 घंटे में पूरा करना था। दोनों ने मौन दर्शक की तरह बस पूरी फिल्म देख ली। दिव्यांका के शब्द भेदी डायलॉग ने दोनों की आत्मा को झकझोर दिया था। मानो दिव्यांका ने सागर की विकराल लहर बनकर अपूर्व और तुलिका को कहीं दूर उठाकर फेंक दिया था। आप लोगों ने अपनी कमियों को मुझ पर थोप दिया। आप लोगों ने संघर्ष, आपका जीवन, आपके सपने, इन सब ने मानो मुझे किसी लोहे की जंजीर में जकड़ दिया था। मेरी इच्छाएं क्या थीं, यह तो किसी ने नहीं जाना। मैंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। आप लोगों की इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाई। पापा के पास पैसे कम थे, इसलिए मैंने कभी जुबान नहीं खोली। मेरी इच्छा कभी भी मेडिकल पढ़ने की नहीं थी। मैं तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। आप लोगों ने शुरू से ही मुझे बंधन में रखा, मुझे उड़ने नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को एक सुरक्षित जीवन चाहिए था। और जब आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी तो मेरा दम घुटने लगा। मैं अभी विवाह के पक्ष में नहीं थी। आप लोगों के कारण ही गुस्से में मैंने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। विस्मय मुझे सिर्फ पसंद करता था। आप लोगों ने मुझे समय ही नहीं दिया कि मैं उसे एक बार परख लूं। बाद में जाना कि वह तो मेरे लायक था ही नहीं। आप लोगों के सपनों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कहते हुए दिव्यांका रोने लगी थी। एक बार कह तो देती बेटा, तुलिका ने सिसकते हुए उससे कहा। कैसे कहती माँ? आप लोगों ने तो मुझे कहना ही नहीं सिखाया। आप लोगों की परिस्थितियों के बंधन में मैं हमेशा जकड़ी रही हूं। मन में कुछ इच्छाएं भी उमड़ती थी तो उन्हें भी मैं कुचल डालती, क्योंकि पापा को दुखी होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। समय ने बीतने में फिर से होड़ लगा दी थी। दिव्यांका छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन चुकी थी। उसने विस्मय से तलाक ले लिया था। सालों बाद तुलिका के बचपन की दोस्त अभिव्यक्ति का आना और उसके जीवन के झंझावातों से रूबरू होकर तुलिका के सामने हजारों प्रश्न खड़े कर दिए। दुविधा, संशय, बंधन, आजादी, परवरिश, त्याग, प्रेम, स्नेह, जिम्मेदारी, संघर्ष, ये सारे ब्रह्मांड में उन ग्रहों के समान थे जो उसे सूर्य बनाकर उसके चारों ओर घूम रहे थे। तुलिका उस मुकाम पर खड़ी थी जहां पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पछतावा करे या गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करे। उसकी दोस्त अभिव्यक्ति की भी वही कहानी थी, किंतु यहां तो विचारधारा ही अलग थी। पेशे से अभिव्यक्ति और उसके पति दोनों ही डॉक्टर थे। बड़ा डॉक्टर बनना, बड़ा हॉस्पिटल खोलना, इन महत्वाकांक्षाओं को लिए हुए उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की थी। आजाद ख्यालात के माँ बाप ने बेटी को भी सपनों की दुनिया में जीने की पूरी आजादी दी थी। समय निकलता रहा। एक तरफ माता पिता की व्यस्तता थी तो दूसरी तरफ बिना किसी दिशा के मार्गदर्शन और बंधन के बेटी के सपनों को एक विकृत आकार मिल गया था। समाज में प्रतिष्ठा, ओहदा और
संपन्नता का तमगा लिए जब वे खुशी खुशी बेटी के पास लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रग्स, शराब, बार, कैफे को दुनिया बनाकर चारित्रिक पतन जैसे विकृत सपनों को लेकर घूमते घूमते अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले किसी लड़के से उसने विवाह कर लिया था। और जब माता पिता ने सवाल करने के लिए मुंह खोला ही था कि बेटी ने हजारों सवालों से उनके होठ सिल दिए थे। दोषी आप हैं मम्मी पापा, दोषी आप लोग हैं। आप लोगों ने मुझे सही राह पर चलना नहीं सिखाया, मेरी कच्ची उम्र को सही दिशा नहीं दी, मेरे सपनों को इतनी छूट दे दी कि वे अनजाने राह पर चल पड़े, जहां मुझे एक भी यात्री नहीं मिला जो मुझे सही राह दिखाता। मैं गीली मिट्टी की तरह थी, आकार देना आप लोगों का काम था, किंतु आप लोगों ने मुझे चाक पर रखकर छोड़ दिया और मैं विकृत आकार की होती चली गई। आप लोगों के पास समय कब था मेरे लिए कि मुझे किसी सांचे में डालकर खूबसूरत बना सके? मुझे इतनी आजादी नहीं, बंधन भी चाहिए था। आप लोगों के प्यार दुलार के अतिरिक्त डांट की भी जरूरत थी। रात के 12 बज चुके थे। तुलिका और अपूर्व अतीत से लौट आए, किंतु मौन थे। तुलिका ने मौन तोड़ा। आखिर बच्चों को हमसे क्या चाहिए? सपने पालने की छूट या जंजीरों में जकड़े सपने? मेरी बेटी छूट यानी आजादी के लिए तरसती रही और अभिव्यक्ति की बेटी छूट से नफरत करती रही। यह क्या है अपूर्व? अपूर्व कुछ देर चुप रहा और फिर गंभीरता से उसने कहा, दोनों। तुलिका चौंक पड़ी। हाँ तुलिका, परवरिश में संतुलन की आवश्यकता होती है। बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके पांव बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ चलने की है, ताकि हर कदम पर उन्हें एहसास हो कि वे स्वयं चल रहे हैं, किंतु निरंतर कोई सहयात्री उनके साथ है जो उन्हें जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराते हुए सही रास्ता दिखाते हुए साथ साथ चल रहा है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भीतर किस तरह के सपने पल रहे हैं, यह जानने के लिए हमें एक दोस्त बनकर उनके करीब आना होगा, न कि अभिभावक या माता पिता बनकर हमेशा रहें, ताकि वह खुलकर हमारे सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं। यहाँ बंधन भी है और चलने की छूट भी है। माता पिता को सिर्फ मार्गदर्शक बनकर नहीं, सहयात्री भी बनना पड़ेगा। जी हाँ, तो यह थी कहानी प्रीति सिन्हा की सहयात्री। बिल्कुल, पेरेंटिंग एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि जब माता पिता, जो भी पहली बार माता पिता बनते हैं, उनके लिए भी वह कार्य बिल्कुल नया है। वो भी सीख रहे होते हैं माता पिता बनना। तो प्रयास उनका यही होता है कि वो अपने बच्चे को सभी सुख, सभी सुविधाएं दें, लेकिन ज्यादा सुविधाएं भी नुकसान करती हैं और कम सुविधाएं भी। ज्यादा आजादी भी नुकसान करती है बच्चे को, तो अधिक आजादी भी। तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाना है। बच्चे पर नजर जरूर रखनी है, लेकिन उसे बंधन में भी नहीं रखना है। तो बहुत ही सुंदर, संदेश परक और बिल्कुल हकीकत की कहानी है ये। मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न कभी ना कभी हर किसी के बच्चे ने पूछा है या किया है कि आप मुझे ये बनाना चाहते थे। और मुझे लगता है हम पहले बच्चे को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हमारा सारा फोकस जिसमें उसके ऊपर होता है। सेकंड बच्चे में हमें फिर भी आसानी होती है, क्योंकि वहां पर हमारा जो अनुभव होता है पहले बच्चे को पालने का, वो
हमारे पास होता है और कहीं ना कहीं हमें ये सीख जाते हैं कि बहुत ज्यादा सिखाने पढ़ाने की और हर एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। बच्चे को खुद भी प्रयास करने देना चाहिए कि कपड़े गंदे हो जाएंगे तो माँ बाप चाहते हैं कि खाना हम ही खिलाएं, नहीं, उसे प्रयास खुद ही करना चाहिए। गिरेगा, गंदे हो जाएंगे कपड़े, धोए जाएंगे। लेकिन हम पहले बच्चे में, मैंने अपना अनुभव भी बता रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा लाड़, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी सोच को, उसको इतना डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो हमारे पूछे बिना कोई काम, कोई निर्णय नहीं ले पाता। जबकि दूसरा बच्चा पहले बच्चे से ज्यादा होशियार हो जाता है, क्योंकि वह उस में पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उन्होंने पहले बच्चे के साथ क्या गलती की है। दूसरे बच्चे को वो उतना नहीं डिपेंडेंट करते, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली, और उसे सबसे अच्छा ये भी होता है दूसरे बच्चे को कि उसे एक मित्र पहले से मिल जाता है। उसका जो बड़ा, जो भी सिबलिंग है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो उसके साथ होता है, तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने जैसे उम्र के और अपने भाई बहनों के साथ बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो एक बहुत ही सच्ची सार्थक कहानी जो बिल्कुल रियल है और ये हर किसी ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। राजीव गौतम जी का भी, उमंग सरीन जी भी दिखाई दे रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही अनुभवी साहित्यकार के जो ये अनुभव हैं, ये बिल्कुल सच्चे हैं और मैं इसको पूरी तरह से इसके उसमें हूँ फेवर में कि हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, लिखा है उन्होंने। दोनों ही तरह में बच्चों का काम है। बच्चे तो कहते हैं ना, वो हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गलतियां भी हमारे ऊपर ही आती हैं। अगर उनकी अच्छाइयां हमारे ऊपर आएंगी तो डेफिनेटली उनकी गलतियां भी हम ही उसका कारण होते हैं। लेकिन मैं अब बच्चों को कहती हूँ अपने कि अगर हमने कोई गलती की है पेरेंटिंग में, तो हम भी नए थे, हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। किसी क्लास में, किसी कोर्स में पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती, खुद ही सीखते हैं अपने अनुभवों से। तो कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं, पर अपनी गलती मान लेना, उसे सुधार लेना समय पर बेहतर होता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और चलिए अब जल्दी से उनकी दूसरी कविता की ओर मैं ले चलती हूँ। बहुत ही सरल पर उनकी गहन वैचारिक क्षमता को प्रदर्शित करती है यह कविता। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, अमरदीप मिश्रा जी, शैलेंद्र शैल जी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी का स्वागत है। और कोई नाम ऊपर चला गया है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यदि आप अभी जुड़े हैं तो आप इस कार्यक्रम को फिर से देखिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी थी प्रीति सिन्हा जी की। अब मैं उनकी दूसरी कविता ले रही हूँ, तय तो कर लो, तय तो कर लो, डिसाइड तो कर लो। सुनो नाम तो रख लिया है, सुनो नाम तो रख लिया है तुमने अपना राहगीर, पर चलना है कहाँ जरा यह तो तय कर लो। जिस राह पर चल रहे हो वह जीवन पथ नहीं, फूलों के साथ कितने कांटों को रखना है जरा यह तो तय कर लो। असंख्य मोड़ों से गुजरते जा रहे हो, किस मोड़ पर ठहरना है जरा यह तो तय कर लो। संघर्ष की अग्नि में तपते जले जा रहे हो, संघर्ष की अग्नि में तपते चले जा रहे हो, कब तक तपन को सह पाओगे जरा यह तो तय कर लो। चाहते हो लिखना इतिहास अपना, चाहते हो लिखना इतिहास अपना, किस रंग की स्याही से लिखोगे जरा यह तो तय कर लो। बादलों के संग उड़े जा रहे हो, बादलों के संग उड़े जा रहे हो, बारिश की बूंद बनकर कब बरसोगे जरा यह तो तय कर लो। बादलों के संग उड़े जा रहे हो, बारिश की बूंद बनकर कब बरसोगे जरा यह तो तय कर लो। मौन वक्त के साथ, मौन वक्त के साथ बात किए जा रहे हो, मौन वक्त के साथ बात किए जा रहे हो, कब तक तोड़ पाओगे उसकी चुप्पी जरा यह तो तय कर लो। कब तक तोड़ पाओगे उसकी चुप्पी जरा यह तो तय कर लो।
सुनो नाम तो रख लिया है तुमने अपना राहगीर, पर चलना है कहाँ जरा यह तो तय कर लो, जरा यह तो तय कर लो। तो यह थी उनकी दूसरी कविता, यह तो तय कर लो। बिल्कुल अपना लक्ष्य यदि आप तय कर लें तो मुझे लगता है रास्ता ढूंढना और मंजिल पाना दोनों आसान हो जाता है। और बहुत सुंदर मैं देख रही हूँ श्री धुलकांति जी जुड़ गए हैं, मेघना मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, अमरदीप मिश्रा जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और रेणुकानंद जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थी उनकी 2 कविताएं और एक कहानी। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी 2 कविताएं, जो प्रस्तुत होता है मंगलवार को 7 बजे से कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। और अगले मंगलवार को आप देखेंगे कार्यक्रम बाइस्कोप का सितारा, उसमें भी हम किसी एक गीतकार या संगीतकार के विषय में, उसकी लाइफ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। हर मंगलवार यह कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं हम 7 बजे से। और अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। मैं इसी आशा के साथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरी धरती पर कहीं कभी युद्ध ना हो। जय हिंद, जय भारत। और प्रीति सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी कि उन्होंने मुझे अपनी रचनाएं पढ़ने की इजाजत दी। और धन्यवाद, फिर जुड़िएगा। कल भी हमारा कार्यक्रम है 7 बजे काव्य गोष्ठी, और गुरुवार को हमारा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम होता है त्रिवेणी। तो ये 3 दिन आप 7 से लेकर 8 बजे तक हमारे साथ रहा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शुक्ला आदरणीय जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओमपाल सर, बहुत बहुत स्वागत जी। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने पूरा नहीं देखा है जरूर देखें फिर से। जय हिंद, जय भारत।